वितरण का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा सिद्धांत जो एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है, जिसके समझने की बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार, वितरण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, जितने भी हमारे उत्पादन के साधन है, उन साधनों के प्रतिफल को क्या कर सकते हैं हम, जितने भी उत्पादन के साधन है उन साधनों के प्रतिफल को कीमत के रूप में व्यक्त करते हैं और उनका कीमत हम पता लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबको उनकी जरूरत के अनुसार जितना यूज हम करेंगे उनके अनुसार हम क्या करेंगे, पैसा बांट देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इनका कीमत कैसे निर्धारित करते हैं, मतलब उत्पादन के जो भी साधन है इनका कीमत कैसे निर्धारित करेंगे। इनका कीमत साधारण तरीके से निर्धारित करते हैं, जैसे किसी वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित होता है, किसी वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित होता है, उनकी मांग और पूर्ति के अनुसार। याद होगा हम लोग पूरा टॉपिक पढ़े हैं, वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की पूर्ति द्वारा। उसी तरह वितरण के में जो भी उत्पादन के साधन है, जो भी उत्पादन के साधन है, इन साधनों का क्या करेंगे हम, इन साधनों के जो भी प्रतिफल है, इन साधनों के प्रतिफल को क्या करेंगे, कीमत निर्धारित करेंगे। मतलब हमको क्या करें, कीमत निर्धारण के लिए क्या चाहिए हमको, साधनों की मांग और साधनों की पूर्ति। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, संतुलन। ये तीन टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, साधनों की मांग, साधनों की पूर्ति और संतुलन। जिस स्थान पे दोनों साधनों की मांग और पूर्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाएगी, वहीं पे क्या हो जाएगा, इसका उत्पादन के साधनों का प्रतिफल जाएगा। उसी अनुसार हम क्या करेंगे, उनका हम मुद्राओं का वितरण हम कर देंगे। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि साधनों की मांग कैसे होती है। तो साधनों की मांग, कई बार एक नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्युत्पन्न। साधनों की मांग कौन सी कैसी मांग होती है, व्युत्पन्न मांग होती है। स्पष्ट तौर पे कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि व्युत्पन्न मांग को समझाइए, या व्युत्पन्न मांग क्या होती है। एक ऐसी डिमांड जो कि व्युत्पन्न का मतलब होता है दोबारा उत्पन्न या किसी के माध्यम से उत्पन्न। मतलब कि जो साधनों की मांग होगी, साधनों की जो मांग होगी वो किसी न किसी माध्यम से उत्पन्न होगी। जैसे कि हमको कैसा एग्जांपल दें, चीनी, हमको क्या बनाना है, चीनी की मांग क्या है बाजार में, चीनी की मांग बाजार में क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। तो जब चीनी की मांग अधिक होगी बाजार में, तो उसके उसके सापेक्ष क्या होगा, जो गन्ना और उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो गन्ना क्या है, साधन है, गन्ना क्या है यहाँ पे, साधन एक नहीं है। चीनी तो वस्तु हो गई, कमोडिटी हो गई हमारी, लेकिन गन्ना क्या है, हमारा एक साधन है। किसके लिए, चीनी के लिए। चीनी के लिए गन्ना एक साधन है। तो गन्ने की मांग कब बढ़ी है, जब हमने चीनी की मांग को बढ़ाया है। बात समझ में आ रही, जैसे ही हमने चीनी की मांग को बढ़ाया तो हमारे साधनों की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। इसी को बोलते हैं, साधनों की मांग क्या होती है, व्युत्पन्न मांग होती है। यहाँ पे यदि चीनी की मांग क्या हो जाए, कम हो जाए। जब चीनी की मांग कम हो जाए तो गन्ने की मांग क्या होगी, कम हो गई। मतलब कि साधनों की मांग किस पर निर्भर करती है, वस्तुओं की मांग पर साधनों की मांग क्या करती है, निर्भर करती है। यदि चीनी की मांग कम हो जाएगी तो साधन की मांग भी कम होगी, चीनी की मांग अधिक हो जाएगी तो साधन की मांग भी क्या हो जाएगी, अधिक। इसी को बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। मतलब एक ऐसे प्रकार की डिमांड जो कि किसी न किसी अन्य तत्व पे क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक, और सिर्फ ये तो छोटा सा टॉपिक है। एक चीज और है, यदि कच्चे माल, यदि इसकी कीमत क्या हो, साधनों की कीमत क्या हो, कम हो, तो साधनों की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, कीमत कम रहेगी तो हमको उत्पादन सस्ता पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जब वस्तुएं सस्ती होती है, उसकी मार्केट में डिमांड क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे यदि उत्पादन के साधनों की कीमत कम होगी, वैसे वैसे उनकी मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां से एक छोटा सा फिगर बनता है, जो वही ट्रेडिशनल फिगर बनेगा। ट्रेडिशनल फिगर क्या है, ये है आपका डिमांड। किसकी डिमांड है,
साधनों की मांग हो गई। ठीक है, ये यहां पे लिखते हैं हम लोग कीमत, यहां क्या लिखते हैं हम लोग मात्रा। मतलब ठीक, मतलब कीमत अधिक है, ये कीमत है, ये कीमत है आपकी, मान लीजिए 10 रुपया कीमत है, तो मात्रा कितनी है, सिर्फ एक समान है। कीमत यहाँ पे 5 रुपया हो गई, तो इसके सापेक्ष मात्रा कितनी हो गई, 4 हो गया, ये 8 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे साधनों की कीमत क्या हो रही है, घट रही है, उसकी मांगने वाली मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, एक ही समझ में आ रही है? ये तो मांग है, ये तो साधनों की मांग है ना। इसके साथ हमको क्या पढ़ना है, साधनों की पूर्ति। अब साधनों की पूर्ति क्या होगी, सप्लाई। जैसे साधनों की मांग एक व्युत्पन्न मांग है, उसी तरह साधनों की पूर्ति भी कुछ ऐसे विशेष तत्व हैं जिसपे वो निर्भर करेगा, जैसे लाभ। अब साधनों को लाभ कब प्राप्त होगा, जबकि उन्हें अधिक कीमत पे क्या किया जाए, बेचा जाए। साधनों को लाभ कब प्राप्त होगा, ये साधनों की पूर्ति। साधनों की पूर्ति ऐसे होती है, ये यस यस लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं हम लोग साधनों की पूर्ति। ये हो गई है मात्रा, ये हो गई है कीमत। ठीक है, अब कोई भी साधन क्या चाहेगा, अपनी सप्लाई करना वो कब चाहेगा, वो तब चाहेगा कि साधन को कीमत जब अधिक मिलेगी तो सप्लाई वो अधिक करना चाहेगा। यदि साधन को हम दे रहे हैं कीमत भैया 10 रुपया दे रहे हैं, तो कहेगा ठीक है भाई, जब 10 रुपया तुम दे रहे हो, तुम्हारा 10 सामान भी हम क्या करेंगे, हम अपने आप को अपना 10 सामान हम तुमको दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अधिक, कोई भी ग्राहक हो, कोई भी विक्रेता हो, वो यही चाहेगा कि जब साधनों की पूर्ति अधिक हो। साधनों की पूर्ति मीन्स सॉरी, जब साधनों को अधिक मूल्य मिल रहा हो, ये कीमत है, हम कोई भी सामान बेचने जा रहे हैं, सप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम यदि चाह रहे हैं अधिक कीमत है, 10 रुपया कीमत मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम कीमत मिले, तो हम पूरा का पूरा सामान चाहेंगे क्या करें, बेच दें। ये चाहेंगे नहीं चाहेंगे, व्यवहारिक बात है। यदि हमें कीमत अधिक मिलेगी, हम पूरी की पूरा सामान हम बेचना चाहेंगे, सप्लाई करना हम चाहेंगे। लेकिन यदि हमें कीमत कम मिल रही है, 2 रुपया कीमत मिले, तो हम कहेंगे नहीं भैया, जब 2 रुपया कीमत है तो हम दो सामान से अधिक बेचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक हमारे माइंड में ये चीजें हैं कि जैसे जैसे भविष्य में समय बदलेगा तो कीमतें बढ़ने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ये हमारा एक मानसिक स्टैंडर्ड है कि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी वैसे वैसे हम वस्तु की सप्लाई को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जब कीमत घटेगी, हम सप्लाई को क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन वो कितना घटाएंगे, हम जीरो तक कतई नहीं करेंगे। एक चीज जान जाइएगा, किसी भी स्थिति में हमारी सप्लाई जीरो नहीं होगी, क्योंकि यदि हमारी सप्लाई जीरो हो गई तो हमें जो मिलने वाला जो लाभ है, थोड़ा सा भी हमको कोई लाभ मिलने वाला, क्योंकि जब हम सामान बेच ही नहीं रहे हैं, मतलब सप्लाई यदि यहां टच हो गया, मतलब हमने कोई सप्लाई नहीं किया, कोई सामान हमने बेचा नहीं। जब हमने कोई सामान नहीं बेचा तो भैया मुझे एक को पैसे का लाभ मिलेगा, कतई नहीं लाभ। जब लाभ नहीं मिलेगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये फिगर कभी भी इस रेखा से टच नहीं होगा, किसी भी सूरत में टच नहीं होगा। ठीक, तो यहां पे देख लीजिए कि जैसे जैसे जब कीमतें अधिक होती हैं तो वो कोई भी साधन क्या होता है, अपनी अधिक से अधिक मात्रा को सप्लाई करना चाहता है। जैसे कीमतें घट जाती हैं, वो कम से कम सामान को सप्लाई करना चाहता है। ठीक, अब इसके बाद अब इन दोनों का संतुलन बनाते हैं हम लोग। ये आपका डिमांड हो गया, ये आपकी सप्लाई हो गई, ये आपका संतुलन बिंदु हो जाएगा, ओपी ओक्यू। ये मात्रा हो गई, ये प्राइस हो गई। ठीक, ये मात्रा हो गई, प्राइस। अब यहां पे हमने इस साधन का, जिस साधन की बात हो रही है, 5 साधन है, पांचों के लिए अलग अलग बनेगा, आप व्यवहारिक जानिए। जिस भी साधन की बात हो रही है, उस साधन का हमने ये मूल्य निर्धारित कर, इतनी सामान पे इतना मूल्य निर्धारित कर लिया हमने।
इतने सामान पर हमने इतना मूल्य निर्धारित कर लिया। अब इसके बाद अब हमको साधन का मूल्य पता हो गया कि इतना सामान दे रहे हैं तो इतना मूल्य हमको देना है। इस अनुसार हम सभी साधनों का अलग अलग मूल्य निर्धारित करेंगे और उसका मूल्य निर्धारित होने के बाद अंत में जिस साधन की जितनी क्वांटिटी यूज हुई होगी उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसका मूल्य वितरित करेंगे। बस शर्त यही रहेगी जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि वितरण का सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस में अन्य सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सबसे अंत में क्या आएगा, साहसी का लाभ आएगा या साहसी का हानि आएगा। ये याद है। जो वितरण का जो सीक्वेंस होगा वो कुछ भी हो सकता है। शुरुआत भूमि से करेंगे और अंत हम कहां करेंगे, साहस पे। ठीक, आगे हम लोग, थैंक यू।